नमस्कार। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर बीडी 202 में बुद्धि परीक्षण का अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बुद्धि परीक्षण का अर्थ, प्रकृति, परिभाषाएं, प्रकार इनके विषय में अध्ययन किया था। अब इन सबको यानी बुद्धि को किसके द्वारा मापा जाता है, तो उनके कुछ परीक्षण हैं, उनका निर्माण किया गया है। तो आज उन्हीं बुद्धि परीक्षणों का अध्ययन करेंगे। जिसमें से हम बुद्धि परीक्षणों के प्रकार पढ़ेंगे। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं, भाटिया बैटरी जिसमें 5 उप परीक्षण भी हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इसे क्रियात्मक निष्पादन परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं, सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं यानी परफॉर्मेंस टेस्ट। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग क्या है और बुद्धि परीक्षणों की सीमाएं क्या हैं, इस वीडियो में हम इतना अध्ययन करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी किसी एक व्यक्ति की बुद्धि का मापन करने हेतु परीक्षण का निर्माण किया गया है। एक बार में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। शाब्दिक भाषाई परीक्षण यानी इसमें वर्डों में कुछ लिखा गया है, यानी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का भी हो सकता है और आपका सब्जेक्टिव टाइप का भी हो सकता है। ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए। अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण ये चित्रात्मक भी हो सकता है, परफॉर्मेंस के आधार पर भी हो सकता है, ये नॉन वर्बल टेस्ट है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जैसा कि इधर मैंने व्यक्तिगत बताया, एक व्यक्ति के लिए, सामूहिक मतलब समूह पर परीक्षण कर सकते हैं, हम बहुत सारे बच्चों पर एक साथ कर सकते हैं। सामूहिक एक कहा जाए कि जितने भी कंपटीशन टेस्ट होते हैं, आर्मी में भर्ती के लिए जो टेस्ट होते हैं या सेना में भर्ती के लिए होते हैं, या कहना चाहिए कि किसी भी पर्पस, किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हम समूह में परीक्षण ले सकते हैं। क्लास में भी ले सकते हैं, क्लास से बाहर भी ले सकते हैं, प्रशासनिक तौर पर भी ले सकते हैं, वैकेंसियां फिल करने के लिए भी ले सकते हैं। तो ये हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो सकता है। एक ही स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा जिसे हम समूह में प्रशासित कर सकते हैं। उसके द्वारा क्या फायदा है कि एक साथ कई व्यक्तियों का परीक्षण किया जा सकता है। ये शाब्दिक परीक्षण, जो शाब्दिक भाषाई परीक्षण है। क्रियात्मक परीक्षण यानी परफॉर्मेंस टेस्ट, आप लोगों को एक कोई ना कोई परफॉर्मेंस करने के लिए कहा जाएगा और उस परफॉर्मेंस को आप कितनी सफलता से कितनी कम समय में पूरा कर सकते हैं, ये इन परीक्षणों की विशेषता होती है। तो यहाँ आपने बुद्धि परीक्षणों के कुछ प्रकार थे, उनके विषय में अध्ययन किया, ये प्रकारों को जाना। जैसा कि आप देख रहे हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तो इनके कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षण हैं, जिनमें से बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी क्रियात्मक परीक्षण, इसमें 5 उप परीक्षण भी है, पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण, आकार फलक परीक्षण, मेरिल पामर का ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, मिनेसोटा स्कूल परीक्षण, आदि। जैसा कि मैंने बताया, भाटिया बैटरी क्रियात्मक और निष्पादन परीक्षण है, यानी परफॉर्मेंस आधारित है। तो इसमें जो 5 उप परीक्षण हैं, पहला है अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न डिजाइन परीक्षण, जो कि कुछ ना कुछ ड्राइंग बनानी होती है, पैटर्न बनाना होता है उसमें। कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है, जो एक उसमें लकड़ी के कुछ ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स को सेट किया जाता है। चित्र परीक्षण, आपको कोई ना कोई चित्र बनाना है। तात्कालिक स्मृति परीक्षण, जैसे आपने बच्चे को कुछ शब्द बताए और उस बच्चे ने तुरंत उनको रिपीट करके बताया, तो उनमें से कितने शब्द वो याद रख पाता है, ये है तात्कालिक स्मृति परीक्षण।
तो ये भाटिया बैटरी की परफॉर्मेंस टेस्ट 5 है, जो आज भी प्रचलन में है। बीएड क्लास में ये अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी हैं, जिनको हम समूह में प्रशासित कर सकते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण समूह में जो प्रशासित करने वाले हैं उनमें से नाम है आर्मी अल्फा परीक्षण, द्वितीय विश्व युद्ध के समय सन 1914 में काम आया था सेना की भर्ती के लिए। दूसरा है आर्मी जनरल या सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। इसके 2 परीक्षण भी हैं, नौसेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण और सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। इस टेस्ट के द्वारा 12 लाख सैनिकों की भर्ती की गई थी। इन सभी के विषय में मैं विस्तृत आगे चर्चा करने जा रही हूं, अभी आप केवल इनको नाम से समझ लीजिए। भारतीय बुद्धि परीक्षण है सोहन लाल के नाम से, इनके नाम से ही इनके द्वारा बनाया गया परीक्षण है सोहन लाल बुद्धि परीक्षण। इसके बाद टर्मन महोदय के द्वारा मानसिक योग्यता, जो कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, का निर्माण किया गया। तो ये आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। अब सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी है, कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट भी हैं, जो कि नॉन वर्बल हैं। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या अशाब्दिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। इनमें आर्मी बीटा परीक्षण है, जो कम पढ़े लिखे या अशिक्षित व्यक्तियों के लिए है। परफॉर्मेंस टेस्ट है, उसमें कुछ न कुछ क्रिया करने को दी जाती है, उसको कम समय में अगर वो पूरा करते हैं तो उनको जो कहना चाहिए होशियार समझ लिया जाता है या उनकी बुद्धि लब्धि अच्छी मानी जाती है। शिकागो का अशाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण है। इसके विषय में भी आगे बताएंगे। पिजन महोदय द्वारा भी अशाब्दिक परीक्षण दिया गया है, ये भी परफॉर्मेंस टेस्ट है। डॉक्टर गुड एनफ का मनुष्कर्षण, ये एक टेस्ट है जो कि डॉक्टर गुड एनफ द्वारा ही, जो कि एक महिला मनोवैज्ञानिक थी, उन्होंने निर्मित किया था सन 1926 में। किस समय में? सन 1926 में। इसमें पुरुष का चित्र बनाने को कहा जाता है तथा बच्चे पुरुष के संप्रत्यय यानी उसी के कॉन्सेप्ट से भलीभांति परिचित होते हैं। इसमें महिला यानी मेल स्केल भी है, फीमेल स्केल भी है और मेल स्केल भी है, और एक सेल्फ स्केल भी है। 3 है। ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आप नाम याद रखिएगा। रेवन का प्रोग्रेसिव टेस्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है और आपके इन टेस्टों में भी आता ही आता है, जो कि जेसी रेवन द्वारा निर्मित किया गया था सन 1936 से 1938 में। इसमें 3 कॉलम होते हैं। आप लोग एग्जाम देते हो उस समय भी आपको ये मिलता है पैटर्न कि आपके 3 जो क्वेश्चन की तरफ कॉलम होते हैं और उनका एक चौथा जो भाग है वो और आंसर वाले ऑप्शन में होता है, उनमें से ढूंढ के आपको इधर पूरा करना होता है। नेक्स्ट है आपका कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण। कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण यानी कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंसी टेस्ट। इसमें भी 3 वर्गों में कुछ आकार बने होते हैं, और जो मैंने अभी बताया कि जैसा कि बाईं ओर 3 क्वेश्चन के कॉलम होते हैं और दाईं ओर आंसर के, तो उनमें से एक छांट करके उसमें फिट बैठाना होता है। तो ये आपके सामूहिक शाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण
सामूहिक अशाब्दिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण थे। इन बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, किस लिए इनकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या जरूरत है इनकी? तो इनके परीक्षणों के माध्यम से हम छात्रों का चयन कर सकते हैं, यानी आप इस टेस्ट के माध्यम से बच्चे की इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं, उसके द्वारा आप बच्चे को प्रवेश दे सकते हैं, आप एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर सकते हैं, आप किसी समूह पर प्रशासित कर रहे हैं तो वहां भी व्यक्तियों को नियुक्ति दे सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में चयन के लिए इन परीक्षणों की आवश्यकता होती है। प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट भी इसी तरह के परीक्षणों के मेजरमेंट से की जाती है। ठीक है, जैसे कि अब आपके कितने कंपटीशन एग्जाम में टेस्ट, आप टीचर की भर्ती के लिए ही ले लो, यूपी टेट लगा दिया, फिर उसके बाद सुपर टेट लगा दिया, है तो वो टेस्ट ही ना। तो क्या किया जा रहा है वहां पर? बुद्धि की बुद्धि का ही तो मेजरमेंट किया जा रहा है, और कितने सारे सब्जेक्ट जोड़ दिए उसमें। तो जब इतने सब्जेक्टों को आप हल करेंगे और उसमें पास हो जाते हैं तो आपको योग्य समझा जाता है, और अगर आप एक नंबर से भी फेल हो गए तो क्या किया जाता है कि अयोग्य। तो ये इन परीक्षणों की महिमा है। वर्गीकरण के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। जो समूह है, जो 100 बच्चे हैं कह दो, या हजारों की संख्या में है, तो आप उनमें से छांट सकते हैं कि ये उच्च वर्ग के हैं, ये निम्न वर्ग के हैं, ये औसत वर्ग के हैं। तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। व्यक्तियों की क्षमता ज्ञात करने के लिए, यानी अगर इस परीक्षण को कोई कर लेता है तो वो उसकी क्षमता उस परीक्षण को करने योग्य है, अगर वो नहीं कर पाता है तो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये बुद्धि परीक्षणों के प्रयोग थे जो मैंने अभी आपको क्लियर किए। इनमें से जो कुछ भी पूछना है, अभी इतना ही नहीं है, इन सब के विषय में बहुत ही विस्तृत अध्ययन इसके सेकंड पार्ट में मैं बताने जा रही हूँ, उसको अवश्य देखिएगा, तभी ये क्लियर हो पाएंगे। वो बड़ी हो रही थी वीडियो, इसलिए मुझे इसको 2 भागों में विभाजित करना पड़ा, तो फिर इसमें इनके केवल नाम है और उसमें बड़ा ही विस्तृत जो विवरण दिया गया है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। अगर उसको देख लिया तो फिर कभी आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। जब हम किसी काम को करते हैं तो उस काम की कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस अवश्य होती हैं। इन बुद्धि परीक्षणों की भी कुछ न कुछ सीमा है जो मैं आपसे अभी यहाँ डिस्कशन कर रही हूं। इनके अलावा भी 2 एक आध जो है आपकी समझ में आए तो उन्हें आप जोड़ सकते हैं। सबसे पहले, इन बुद्धि परीक्षणों के द्वारा हम किसी की योग्यता का मापन नहीं कर सकते। कैसे? अगर जिस व्यक्ति ने परीक्षण लिया है उसने निर्देश क्लियर नहीं करे तो वो व्यक्ति उस परीक्षण को हल नहीं कर पाएगा। तो क्या वो अयोग्य हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। एक स्थिति में बना गया परीक्षण दूसरी स्थिति में समान रूप से लागू हो, ये भी कोई श्योर नहीं है। जैसे अमेरिका का टेस्ट है और वहां के वातावरण में वो सही बैठता है, लेकिन आप अगर ये चाहें कि अमेरिका वाले टेस्ट को भारतीय परिस्थितियों में लागू किया जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहां पर भी बुद्धि परीक्षणों की कुछ सीमाएं हो गई। परिणामों में भिन्नता उत्पन्न करना, जो रिजल्ट है अगर उसकी सही से जो कहना चाहिए व्याख्या करना नहीं आता है तो वहां पर भी भिन्नता उत्पन्न होती है। कैसे होती है कि अगर उसमें स्टैटिक्स लगती है और उन स्टैटिक्स जो विधियां हैं, प्रविधियां हैं, उनका ज्ञान नहीं हुआ, जिनकी में कैलकुलेशन गड़बड़ हुई, तो वो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। परिणामों में विश्वसनीयता का अभाव, जब रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता किसी भी हाल में। आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, ब्लड टेस्ट कराने के लिए, कोई भी टेस्ट कराने के लिए, और उसको आपने लाकर डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने देखा कि ये रिपोर्ट इस तरह की नहीं है, इसमें कुछ उतार चढ़ाव है, तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं इससे रहने दो, दोबारा कराओ। क्यों? क्योंकि उसके परिणामों में भिन्नता है, और जब उसकी रिपोर्ट सही आ जाती है तो उसे विश्वसनीय माना जाता है।
ये मैंने उधर भी पढ़ाया था आपको मापन में, कि उनकी कुछ जो कहना चाहिए वैधता और इनके मानकीकरण थे, उस समय पढ़ाया था मैंने। वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, उपयोगिता, ये सारे 5 उधर क्लियर किए थे, तो वही इधर भी है। जन्मजात योग्यता के मापन का अभाव। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जन्म के समय, जो बालक है, व्यक्ति नहीं कह सकते उसको, बालक ही कहेंगे, जन्म के समय वो कुछ न कुछ बुद्धि लेकर ही पैदा होता है, क्योंकि वो जन्मजात क्रियाओं को उसी बुद्धि के आधार पर करता है। तो इसका मापन तो इसमें कहीं हो ही नहीं रहा। हम किसका मापन कर रहे हैं? केवल अर्जित वाली का। तो जो जन्मजात थी उसका मापन क्या हुआ कि हमारी जन्म से जो बुद्धि थी वो कितनी थी, इसका ये मापन जो बुद्धि परीक्षण है वो नहीं कर सकते। शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच पक्षपात की दूरियां बढ़ जाती हैं। अब जब टीचर ने टेस्ट लिया और विद्यार्थियों को उसका रिजल्ट बताए, अब विद्यार्थियों को पता है कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और यहाँ पर टीचर की गलती इस जगह पर रह गई, उसने उस चीज को नहीं समझ पाया। तो जब वो अपनी आर्गुमेंट करेंगे तो वो शिक्षक जो है उस स्टूडेंट को क्या कहेंगे? लड़ाकू, बात न मानने वाला, जिद्दी। तो यहाँ पर वो क्या है? बायसनेस आ जाती है, पक्षपात बढ़ जाता है। इन सभी की जो सीमाएं हैं वो हम लोगों के बुद्धि परीक्षण के प्रयोग के आधार पर है। परीक्षण बनाने में इतनी गलती नहीं होती है जितनी कि उसको प्रयोग जहां पर भी लागू कर रहे हैं आप, उनका टेस्ट ले रहे हैं, उस समय हो जाती है। बुद्धि परीक्षणों की शिक्षा में उपादेयता। जब हम बुद्धि परीक्षण को पढ़ रहे हैं, बालकों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इस समय पर बुद्धि परीक्षणों की क्या उपयोगिता है? जब हम एजुकेशन से जोड़कर किसी चीज को या किसी कार्य को करते हैं, तो अगर हमारे लिए वो यूजेबल है तभी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं। तो यहाँ हम कक्षा में छात्रों की बुद्धि का मापन कर सकते हैं, उनके जो पाठ्य वस्तु है उसमें उन्होंने कितना समझा इसको माप सकते हैं, कि सीखने की क्षमता कितनी है ये माप सकते हैं, छात्रों का चयन कर सकते हैं, जो विशेषता है वो इधर इसकी शिक्षा में उपादेयता के रूप में बदल जाएंगी। आई होप का आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम इसके विषय में विस्तृत अध्ययन आगे करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट में, और सभी से निवेदन है कि आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे इसका लाभ अन्य व्यक्तियों तक या अन्य छात्रों तक भी पहुंच सके। आपके एग्जाम आने वाले हैं, उसमें ये वीडियो कहीं ना कहीं उपयोगी होगी। इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन इसके सेकंड पार्ट में आप अवश्य ही ध्यान दें, और उनमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो आपके कंपटीशन में बहुत ही 100% लाभदायक होंगे। धन्यवाद।